Good evening. Welcome everyone to another webinar of Health and Wellness Product Training. आप सभी का स्वागत है इस Health and Wellness Training वेबिनार में, जहां पर हम बात करते हैं हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स किस बीमारी के लिए काम करेंगे। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे लिखकर बता सकते हैं यस चैट बॉक्स में। आपका चैट मुझे दिख रहा है यहाँ पर। यस, ओके, लवली। और आई होप मेरी वीडियो भी आपको क्लियर आ रही है। देयर इज नो नेटवर्क इश्यू, राइट? यस, क्लियर। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आप सबका इस सेशन में। एंड अब आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर सीधा जाते हैं। तो जैसे कि हम हर बार कोई एक पर्टिकुलर हेल्थ इश्यू लेकर बात करते हैं, तो आज भी हम एक ऐसा हेल्थ इश्यू लेकर बात कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, जो आम तौर पर बहुत लोग फेस करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही टॉपिक्स आप तक लेकर आऊं जो कि बहुत आम हो, बहुत सारे लोग उससे पीड़ित हो। रेयर डिजीजेस की हम ज्यादा बात नहीं करते इस ट्रेनिंग में, बिकॉज सबको शायद वो ना हो प्रॉब्लम, या इतना आम प्रॉब्लम ना हो। पर ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही ज्यादा आम प्रॉब्लम है और बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यस, यस, नो, यस, ओके, लवली। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मुझसे इंटरेक्ट करते रहिए, नहीं तो मुझे समझेगा नहीं कि क्या व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट? ठीक है। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी बिफोर वी गो इनटू द टॉपिक, कि आप लोगों को म्यूट पे रखा गया है। एंड सेकेंडली, आप अगर आपको कुछ भी चैट करना है तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जितना हो सके क्वेश्चंस एंड तक रखिए अपने, ताकि ये पूरे सेशन का फ्लो ना टूटे। जो जो वे में हम इसको कंडक्ट करते हैं वो कभी भी डिस्टर्ब ना हो और किसी और को भी डिस्टर्ब ना हो। मैं मुझे नहीं सिर्फ, बट आप एक दूसरे को भी डिस्टर्ब ना करें, इसलिए क्वेश्चंस एंड तक रखिएगा। ठीक है? पूरा ध्यान लगाकर सुनना है ये सेशन। एंड आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है एस्थमा को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स के थ्रू। एस्थमा क्या होता है? दमा रोग जिसको हम कहते हैं, राइट? दमे की बीमारी, करेक्ट? इसको हम कैसे हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स के थ्रू मैनेज कर सकते हैं? तो कौन से प्रोडक्ट्स है जो आपको यूज करने चाहिए, या कौन से प्रोडक्ट्स है जो आपको देने चाहिए आपके कस्टमर को, राइट? क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी विथ मी? आई होप मेरा स्क्रीन क्लियर है, मेरा वीडियो क्लियर है साइड में, और मैं भी दिख रही मैं सुनाई भी दे रही हूँ आपको, राइट? ओके, चलिए। सबसे पहले समझते हैं कि एस्थमा क्या है, ये रोग एग्जैक्टली होता क्या है। बिकॉज जिसको ये हुआ है उनको पता है ये क्या है, या जिन्होंने देखा है किसी को होते हुए, तो इसमें पता है कि क्या होता है। सांस लेने में तकलीफ होती है, राइट? पर साइंटिफिकली इसको समझते हैं हम कि क्या होता है ये। एस्थमा बेसिकली एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। क्रॉनिक का मतलब क्या है? क्रॉनिक यानी लंबे समय से चलता आ रहा है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है, ये लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर है। क्रॉनिक मतलब ऐसा नहीं कि आपको अचानक आज एस्थमा हो गया, राइट? तो ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, और कभी भी आपको इसका दोहरा आना स्वाभाविक हो जाता है, राइट? एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जहां पर आपके लंग्स में, फेफड़ों में जो एयरवेज होते हैं, जहां से सांस आप लेते, जहां से सांस पास होती है, राइट? तो उस एयरवेज में, उनको एयरवेज कहते हैं, राइट? और बेसिकली अगर आप कॉमन शब्दों में समझने की कोशिश करें इसको, तो उसको सांस लेने की नली कहते हैं, राइट? ब्रीदिंग ट्यूब्स, छोटी 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 एयरवेज होते हैं, राइट? तो जो एयरवेज है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन। और याद है आप लोगों को, मैंने हमेशा बताती हूँ कि इन्फ्लेमेशन जड़ है बीमारी की, राइट? अगर आपको लंग्स में कोई भी बीमारी होती है तो मोस्ट ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। एस्थमा भी एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है,
क्लियर? तो ये कहाँ का इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है? ये आपके फेफड़ों के अंदर जो एयरवेज है, जो सांस लेने की ट्यूब्स है, जहां से सांस पास होती है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होने की संभावना जब बढ़ जाती है, तब आपको एस्थमा होता है। क्लियर? और इसकी वजह से, ये इन्फ्लेमेशन की वजह से, ये जो एयरवेज है वो फूल जाती है, यानी सूज जाती है, और फूल नहीं जाती, सॉरी, सूज जाती है और सिकुड़ जाती है। राइट? सो आप ये चीज देख नहीं पा रहे हो बिकॉज ये अंदर हो रही है, करेक्ट? बट आपको कैसे पता चलेगा ये? ऑफ कोर्स, इसका एक सिम्टम, क्लासिक सिम्टम है, वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी डिस्निया। ओके, सो डिस्निया क्या होता है? जब आप आपकी सांस फूलने लगती है, वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो ब्रीदिंग ट्यूब्स है या एयरवेज है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होने के कारण स्वेलिंग और सिकुड़ना, ये दोनों चीजें हो रही है अंदर। तो आपको कैसे पता लगने देती है बॉडी? इन इन चीजों से। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस फूलने लगती है, आप सांस लेने का प्रयत्न करते हैं, राइट? चेस्ट में टाइटनेस लगने लगती है, यानी कि छाती में ऐसा लगता है कि बहुत टाइट हो गया, खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने पत्थर रख दिया है यहाँ पर, राइट? वीजिंग, वीजिंग यानी जब आप सांस लेते हैं तो एक आवाज आती है, राइट? जैसे कि आप सीटी बजाते हैं, तो सीटी बजाते वक्त कैसी आवाज आती है, तो उस प्रकार की बारीक सी एक आवाज आती है, राइट? कॉफ, कफिंग होता है, यानी कि खांसी आती है, एंड सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। क्लियर एवरीबडी? ये लिखा है इंग्लिश में, पर मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ आपको, ताकि दोनों ऑडियंसेस को समझ में आए ठीक से, राइट? चलिए, ये एक क्रॉनिक कंडीशन है, जैसे कि मैंने कहा आपको, एस्थमा एक क्रॉनिक कंडीशन है, यानी कि लंबे समय से ऑन गोइंग, चलते आ रही है, राइट? ये जाती नहीं है इजिली, कंटिन्यूअस मेडिकल अटेंशन इसको जरूरत होती है इसकी, राइट? कंटिन्यूअस मेडिकल अटेंशन। अब जब मैं कंटिन्यूअस मेडिकल अटेंशन की बात करती हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है? मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज ये, अगर ये नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? ब्रीदिंग नहीं हुआ, तो ये क्या हो सकता है? जानलेवा भी हो सकती है, राइट? तो इसके लिए मेडिकल अटेंशन बहुत जरूरी है। इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन ऑल्सो, ठीक है? ओके, जिनको एस्थमा है उनको हम क्या कहते हैं? एस्थमेटिक्स कहते हैं, राइट? दमे के मरीज, या एस्थमेटिक्स इंग्लिश में कहते हैं इसको। सो एस्थमेटिक लोगों को, यानी जिनको एस्थमा है, वो बहुत मुश्किल से सांस अंदर बाहर कर पाते हैं, बिकॉज उनके लंग्स सिकुड़ने लगते हैं, उनके जो एयरवेज है वो सिकुड़ने लगते हैं। जब एस्थमा का अटैक नहीं होता है, तो अब नॉर्मल होती है उनकी ब्रीदिंग। क्लियर? कोई क्योर नहीं है इसका, लेट मी टेल यू दैट। इसका कोई इलाज, क्योर नहीं है, ठीक है? पर ये कंट्रोल किया जा सकता है डेफिनेटली। ऐसा नहीं कि आज दमे का रोग हो गया तो इसको कुछ किया नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। हर चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? सो कंट्रोल किया जा सकता है, और एक्टिव और हेल्दी लाइफ जीने के लिए आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने होते हैं, जो मैं आपको एंड में बताने वाली हूँ। एंड तक बने रहिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग एक एक्सरसाइज भी है आपके लिए एंड में, जिससे आप अपनी सांसों को, चाहे आपको अस्थमा हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी सांसों को, आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको मजबूत बना सकते हैं उस एक्सरसाइज से। क्लियर? चलिए देखते हैं अस्थमा अटैक क्या होता है। जब हम कहते हैं कि इसको दोहरा पड़ा है अस्थमा का, उसको दमे का दोहरा पड़ा है या अस्थमा अटैक आया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब आप नॉर्मली, आमतौर पे जब आप नॉर्मली सांस लेते हैं, तो आपके मसल्स जो है एयरवेज के आसपास के, आपके जो लंग्स के अंदर जो एयरवेज है, उसके आसपास के जो मसल्स है वो एकदम रिलैक्स्ड होते हैं, जिससे सांस अंदर बाहर होने में बहुत सहूलियत होती है लंग्स को। पर जब एक एस्थमा का अटैक आता है, या जब एक दोहरा पड़ता है एस्थमा का, तीन चीजें होती है, ध्यान से सुनिएगा। तीन चीजें होती है। ब्रोंकोस्पैज्म, ब्रोंकोस्पैज्म यानी कि समझ लीजिए आपके एयरवेज सिकुड़ना, आपकी सांस लेने की जो नली है वो सिकुड़ रही है, राइट? एयरवेज सिकुड़ रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं या टाइट हो रहे हैं। तो अगर वो टाइट हो गए तो क्या हवा पास हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्लियर? सो ब्रोंकोस्पैज्म होता है। सेकंड, इन्फ्लेमेशन होता है।
आपके एयरवेज की अंदर की लाइनिंग जो होती है वो स्वेल होने लगती है, वो एकदम इन्फ्लेम्ड हो जाती है, और इसीलिए ज्यादा एयर इन एंड आउट नहीं हो पाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। एंड तीसरा जो चीज होता है यहाँ पर, वो है म्यूकस प्रोडक्शन, बलगम पैदा होना। राइट, सो जो जुकाम में होता है, आपको खांसी के दौरान होता है, जो बलगम पैदा हो रहा है, उसको हम म्यूकस कहते हैं इंग्लिश में। राइट, सो म्यूकस क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। राइट, म्यूकस इज स्टिकी, राइट, स्लाइमी। अगर आपके आपको एस्थमा का प्रॉब्लम है और आपको अटैक आ रहा है, तो आपकी बॉडी ज्यादा म्यूकस बनाती है, ज्यादा म्यूकस बनाने लगती है, और इसी म्यूकस के कारण एयरवेज को ब्लॉक कर देती है। तो क्या आप सांस ले पाएंगे? नहीं। क्लियर? अंडरस्टूड? कैसे होता है, क्या होता है बॉडी के अंदर? क्लियर एवरीबडी? ओके। और इसी के साथ, इसीलिए जब जब एयरवेज सिकुड़ने लगते हैं या जब सांस लेना तकलीफ हो जाता है, तो जब आप सांस लेने की कोशिश करते हैं तो एक आवाज सी आती है, क्योंकि बिकॉज वो जो पैसेज है वो ब्लॉक हो गया है आधा। राइट, तो जब सांस निकलती है वहां से, जब हवा निकलती है, तो एक आवाज देकर निकलती है, और उस चीज को हम कहते हैं वीजिंग। तो मैं ये सब क्यों बता रही हूँ आपको, क्यों बता रही हूँ? अगर आपको जरा सा भी वीजिंग हो रहा है, वीजिंग यानी आवाज निकलना सांस लेने के दौरान नाक में से, अगर जरा सा भी आवाज हो रहा है, तो प्लीज थोड़े एक्सरसाइजेस करिए, सांस लेने की एक्सरसाइजेस करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ मतलब आपको अस्थमा है, नो, इट इज अ सिम्टम, बट वो आमतौर पे भी लोगों को हो सकता है, बिकॉज कभी नाक बंद हो गया, सर्दी जुकाम हो गई, राइट, सो वो भी हो सकता है। पर उस चीज को लाइटली मत लीजिए, उसके लिए कुछ करिए। ठीक है, एंड में बताऊंगी आपको क्या करना है। ओके, अब ये देखिए, इसको मैं आप इसके द्वारा मैं आपको समझाती हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये एक सेक्शन लिया है आपके लंग्स के अंदर का, एक सेक्शन को मान लो जूम किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, ये एयरवेज है, इसको कहते हैं ब्रोंकियोल। ओके, तो ये जो ब्रोंकियोल है, यहाँ पर इसके आसपास ये जो आप देख रहे हैं, वो रिंग्स जो देख रहे हैं, वो स्मूथ मसल की रिंग्स है। ठीक है, वहां पे मसल्स होते हैं, जो मैंने आपको कहा कि जो मसल सिकुड़ने लगते हैं, जो मसल्स टाइट होने लगते हैं। राइट, अब ये नॉर्मल, जिसको एस्थमा नहीं है, उनके एयरवेज में क्या ये नॉर्मल रहेगा, सांस अंदर बाहर कर पा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, बट जिनको एस्थमा है, उनके केस में मसल टाइट हो जाता है। क्यों हो जाता है टाइट, बताइए चैट बॉक्स में। एक एक रीजन बताया मैंने, मसल्स के टाइट होने के पीछे क्या कारण है, यहाँ पे लिखा भी है, क्या कारण हो सकता है? यस, वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, कफ नहीं, कफ नहीं, यहाँ पे लिखा है, आंसर लिखा है यहाँ पर, सूजन। वेरी गुड अजय सर, पर वो सूजन क्यों होती है? यहाँ पे लिखा है, देखिए। हाँ, परफेक्ट। मैंने आपको हिंट दे दी। ठीक है, सो इन्फ्लेमेशन के कारण, सो एस्थमा इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। ठीक है, सो बिकॉज आपके एयरवेज में इन्फ्लेमेशन है, इसीलिए आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं। एयरवेज के आसपास के जो ये आप डार्क रेड वाले जो देख रहे हैं यहाँ पे, वो टाइट होने लगते हैं, तो ये जो पैसेज है वो सिकुड़ने लगता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, इतना खुला रास्ता है, इधर नहीं है। राइट, तो इसीलिए फिर यहाँ पर बलगम जमना शुरू हो जाता है, ये थिक म्यूकस प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, और फिर वो जो एयरवे है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी कि एकदम सिकुड़ जाता है। क्लियर? इसीलिए एस्थमा पेशेंट्स को सांस लेने में इस प्रकार से दिक्कत होता है। तो ये कहां से शुरू हुआ, बताइए, कहां से शुरू हुआ? ये म्यूकस से शुरू हुआ, या मसल्स के टाइट होने से शुरू हुआ, या इन्फ्लेमेशन से शुरू हुआ? जी हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि सारी बीमारियों की जड़ है ये इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ही हर चीज का मेन रीजन होता है, हर बीमारी का। क्लियर? यस। सो टाइटेंड मसल, जो लोग लिख रहे हैं टाइटेंड मसल की वजह से हो रहा है, नहीं, वो टाइटेंड मसल भी किसी और की वजह से हो रहा है ना, वो है इन्फ्लेमेशन। तो ये रूट कॉज है। मेरा एक ही फंडा है यहाँ पर, जब भी मैं कोई चीज को ट्रीट करती हूँ, या जब भी आप किसी चीज को ट्रीट करते हैं, या जो भी एसएचपीएल के हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स है, एक ही फंडा यूज करते हैं हम, रूट कॉज पे काम करना।
रूट कॉज, जो जड़ है बीमारी की, जो जड़ है उस पे काम करना है। सिम्टम्स विम्टम्स पे काम करके कुछ नहीं मिलने वाला आपको, लेट मी टेल यू दैट वेरी ऑनेस्टली। आप बोलोगे कि खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, उस पे काम करके कुछ नहीं होने वाला, वो क्यों हो रही है वो समझना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड रूट कॉज एनालिसिस। और रूट कॉज एनालिसिस जब आप करते हैं, इसीलिए तो मैं, जब आप मुझे कॉल करते हैं तो आप मुझे सिम्टम्स बताते हैं, तो मैं आपको कहती हूँ कि क्या कारण है, पता करिए, रिपोर्ट देखिए, डॉक्टर की फाइल देखिए, नहीं समझ में आ रहा है मुझे देख दीजिए, मैं देखकर बताती हूँ, क्योंकि उसको 100% गारंटीड रिजल्ट देना है पेशेंट को, एंड बाद में होना भी नहीं चाहिए वो वापस प्रॉब्लम। तो एक बार आपने जड़ से मिटा दिया उसको तो प्रॉब्लम नहीं होगी बार बार। क्लियर एवरीबडी? ओके, चलिए इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी हाँ, आप नीचे रिएक्शंस भी दे सकते हैं, आप, एक फीचर है इसके अंदर, अगर आपको कोई चीज पसंद आती है तो आप उस पे थम्स अप, हार्ट वगैरह जो भी है वो भेज सकते हैं। लवली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके हाँ, तो जो भी मैंने अभी आपको बताया वही है ये। तो ये आपके लंग्स है, ठीक है, ये आपका पैसेज है जो एयरवे, ये जो मसल्स है इसके आसपास, वो देखिए मसल सिकुड़ने लगे, राइट? तो पैसेज कैसा हो गया, खुला नहीं रहा, बंद हो गया, करेक्ट, ये वही है। तो जिसमें अस्थमा नहीं होता है उस लंग्स में मसल रिलैक्स्ड होते हैं, एयरवेज नॉर्मल होता है, और नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस पैदा होता है। जबकि अगर अस्थमा वाला लंग है, ऐसा फेफड़ा है जिसके अंदर अस्थमा हुआ है, तो मसल टाइट हो जाएंगे, एयरवेज स्वेल हो जाएंगे, और म्यूकस यानी बलगम की वजह से एयरवेज ब्लॉक होने लगते हैं, और सांस लेने में डिफिकल्टी यानी दिक्कत होती है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है? क्लियर? यस, यू कैन गिव मी अ थम्स अप तो मैं समझ जाऊंगी कि क्लियर है ये। ठीक है, एकदम सिंपल है, आपको नीचे वो रिएक्शंस पे क्लिक करना है। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके। ऑल राइट, अब देखते हैं ट्रिगर्स। ट्रिगर्स यानी कि क्या ऐसी चीज जो एस्थमा को शुरू कर सकती है या एस्थमा को ट्रिगर कर सकती है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है, आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे ट्रिगर्स है। फंगल स्पोर्स, नंबर वन रीजन बिहाइंड एस्थमा टुडे। आज के जो काल में, आप देखो घर में अगर सीलन है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? फंगल स्पोर्स जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ। अगर आपके घर की दीवारों में सीलन है, बारिश के बाद थोड़ा सीलन हो जाता है, वाटर वाटर लीकेज होता है, वहां पर अगर आप देखो तो फंगस अगर जमा होता है, तो वो हम सांस लेने में भी हमारे अंदर जा रहा है बॉडी में। उसको, उस उस फंगस को क्या कहते हैं, फंगल स्पोर्स कहते हैं उसको, और वो जाते हैं सांस के थ्रू अंदर। किसी किसी को उससे भी ट्रिगर होता है अस्थमा, ओके? किसी को मेडिसिन की एलर्जी के कारण होता है ट्रिगर। जी हाँ, कोई मेडिसिन की सीवियर एलर्जी होने के कारण आप अगर उसको दे रहे हैं फिर भी, तो वो अस्थमा क्रिएट कर सकता है। पेट्स का डैंडर, डैंडर यानी कि वो जो बाल झड़ते हैं उनके, कुत्ते के, बिल्ली के, राइट, रैबिट के, तो जितने भी फर वाले एनिमल्स हैं जिनको बाल है, फर समझते हैं आप, राइट? सो जिनको बाल है, कुत्ते हैं, बिल्ली है या रैबिट है, अगर आपके घर में वो प्राणी आप पाल रहे हैं तो मेक श्योर कि उसको आप अच्छे से एवरी डे ग्रूम करिए, नहीं तो वो सांस लेने में आपके अंदर जाएगा और वो आपको अस्थमा ट्रिगर कर सकता है। प्लांट पॉलन, किसी किसी को जब कोई 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 मैंने देखा है, फूल को सूंघते हैं तो वो अचानक से एक एस्थमेटिक रिएक्शन ट्रिगर होता है उनके बॉडी में, क्योंकि वो पॉलन, पॉलन यानी कि जो उनके जो बीज होते हैं, फूल के अंदर जो बीज होते हैं, आप देख रहे हैं, गुलाब के अंदर हो चाहे कोई भी और फूल के अंदर हो, वो अंदर जाकर एस्थमेटिक रिएक्शन ट्रिगर करते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल, कोई ऐसा परफ्यूम आपने स्प्रे किया है या किसी और ने स्प्रे किया है, तो आपको अचानक से वो एक यू नो एस्थमा का एक रिएक्शन ट्रिगर हो जाता है। एक्सेसिव एक्सरसाइज भी कभी कभी एस्थमा को ट्रिगर कर सकती है, बट बहुत ज्यादा लेवल पर अगर आप करो और सांस लेने पे ध्यान ना दो तब होता है ये। स्ट्रेस के कारण भी एस्थमा ट्रिगर होता है, ठंड के कारण भी होता है। जी हाँ,
एसी की हवा डायरेक्टली आ रही है तो भी किसी किसी को ट्रिगर होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप सबको होगा, मैं ये कह रही हूँ जिनको एस्थमा का जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन है, यानी कि अगर उनको जीन्स में आया है, उनको तो खास करके इन चीजों से बचना है। ओके अगर आप ओवरवेट है तो आप लंग्स पे सीधा सीधा प्रेशर डाल रहे हैं, बिकॉज आपका बॉडी में फैट इतना है कि आपकी बॉडी ऐसा लगता है कि स्टफ किया है बॉडी के अंदर, तो पूरा प्रेशर लंग्स पे आता है। क्लियर? अगर कोई कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जो बेड बग्स है, जो खटमल होते हैं, उनके थ्रू भी एक ऐसा केमिकल पास होता है, थ्रो होता है एनवायरमेंट में, कुछ फ्लाइज के कारण, मस्कीटोज के कारण, कुछ ऐसे उड़ने वाले इंसेक्ट्स के कारण, उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स के माध्यम से भी ये ट्रिगर होता है। एक्टिव एंड पैसिव स्मोकिंग, तो अभी तक लोगों को यही लगता था कि अस्थमा स्मोकिंग के कारण होता है, नहीं, इतने सारे कारण है देखिए। ठीक है, तो अगर आप खुद करते हैं स्मोकिंग, उसको कहते हैं एक्टिव स्मोकिंग। अगर आप किसी और का धुआं छोड़ा हुआ है जो सिगरेट पीने के बाद, वो आप इनहेल करते हैं, तो उसको कहते हैं पैसिव या सेकेंड हैंड स्मोकिंग। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि मैम ऐसे में क्या कर सकते हैं, हम तो स्मोक नहीं कर रहे हैं, हम हमारे पड़ोस में कोई है जो स्मोक कर रहा है, जो उनके साथ जब आप बात करते हैं तो एक दूरी बनाकर रखिए, या फिर अगर पॉसिबल है तो आप मास्क भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डस्ट एलर्जी के कारण भी किसी किसी को अस्थमा ट्रिगर होता है, पोल्यूशन यानी प्रदूषण के कारण, और इमोशनल ट्रॉमा में भी ये ट्रिगर होता है। क्लियर? इमोशनल ट्रॉमा होता है तो भी ये ट्रिगर होता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट, अगर आपको एस्थमा है तो आपको ये ट्रिगर्स पता होने चाहिए ताकि आप इनसे बच सको। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो मैंने पहले शुरुआत में ही बता दिया आपको, बहुत तकलीफ लेकर सांस लेनी पड़ती है, सांस लेने में तकलीफ, उसको लेबर्ड ब्रीदिंग कहते हैं। वीजिंग, सांस लेने के दौरान आवाज आना, नींद में प्रॉब्लम होना, नींद नहीं आना ठीक से, चेस्ट में पेन होना बिकॉज चेस्ट टाइट हो जाता है आपका, बार बार कफ आना, एलर्जीज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होना, कॉमन कोल्ड यानी सर्दी होना, और आमतौर पर टायर्डनेस लगा रहना आपको, मतलब थकान लगी रहती है। राइट? तो ये कुछ सिम्टम्स है अस्थमा के। क्लियर? अब हम आते हैं सोल्यूशन पे। प्रॉब्लम समझ लिया आपने, अब सबने? यस नो लिखिए चैट बॉक्स में, प्रॉब्लम समझ में आ गया? हाँ, आपके रिएक्शंस मिल रहे हैं, राइट, बट चैट में जो लोग लिख सकते हैं वो लिखिए। यस, क्वेश्चंस एंड में लूंगी, पहले ही बता चुकी हूँ आपको सर। राइट? यस, यस, ओके, लवली, प्रॉब्लम समझ में आ गया है। अब किस पे आते हैं? सोल्यूशन पे आते हैं। तो यहाँ पे जो आप यू नो कुदरत का एक ये पौधा है, राइट, ये एक वनस्पति है जिसको कहते हैं अदुलसा। अदुलसा नाम सुना होगा आपने, वासक भी कहा जाता है इसको, बोटानिकल नेम इसका अदातोड़ा वैसिका है। और ये जो है एस्थमा के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। राइट? सो हाउ डू यू मैनेज एस्थमा विथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो अब हम सोल्यूशन पे जा रहे हैं। तो कुदरत में है ये सोल्यूशंस, पर आप तक लाने के लिए ये प्रोडक्ट्स की रेंज है जो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं। यस, ये आज की श्रेणी है, इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। यस, एक एक करके हर एक प्रोडक्ट का मैं आपको फायदा बताऊंगी। क्लियर? और कैसे इसको कंज्यूम करना है। चलिए, फर्स्ट प्रोडक्ट जो आ रहा है वो है, इस प्रॉब्लम के लिए मेन प्रोडक्ट है ये। ओके, ये आज का मेन प्रोडक्ट है और इसको कहते हैं एस्थमा केयर कैप्सूल्स। राइट? सो जैसे इसका नाम है वही इसका काम है। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है पहले देख लेते हैं। दारू हल्दी या दारू हल्दर, वासक जो आपने देखा वहां पर फोटो, तुलसी, त्रिकटु, कंतकारी, भरंगमूल एंड श्वास कुठर रस। ओके, क्लियर? तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये 100% आयुर्वेदिक हर्ब्स है, ये सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स है। क्लियर? दरु हल्दी, वसक या वासक, तुलसी, त्रिकटु, कंटकारी, भरंगमूल एंड श्वास कुठर रस। चलिए एक एक पहले देखते हैं ये प्रोडक्ट क्या करता है, फिर एक एक इंग्रेडिएंट पे जाएंगे। ठीक है,
एस्थमा केयर कैप्सूल्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स या हर्ब्स है वो एस्थमा के सिम्टम्स, वीजिंग जो मैंने आपको कहा आवाज आती है, ब्रोंकाइटिस, अगर आप एस्थमाटिक नहीं है पर अगर आपको ब्रोंकाइटिस है तो भी आपको ये काम करेगा। अगर आपको नॉर्मल सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है पर एस्थमा नहीं है आपको, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ओके। अगर आपको एस्थमा नहीं है पर कभी कभार आपको ऐसा, बिकॉज मैं आपको ये भी बता रही हूँ क्यों, क्योंकि हम आज ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहां पर एयर पोल्यूशन तो बहुत कॉमन हो गया है, राइट, सिटीज में स्पेशली। तो अगर आपको नॉर्मल दिन पे भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहता है तो एक तो सबसे पहली चीज बताऊंगी कि प्लीज गेट अ मेडिकल चेकअप डन फर्स्ट, ओके। तो हो सकता है वो कोई और कारण की वजह से हो, कभी कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण भी सांस लेने में दिक्कत आती है, सो मैं उसका रिप्लेसमेंट नहीं बोल रही हूँ, पर हाँ अगर आपको आमतौर पर भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो भी आप एस्थमा केयर कैप्सूल्स ले सकते हैं। ये 100% सेफ है बिकॉज इसके अंदर आयुर्वेदिक हर्ब्स है, क्लियर। एंड अगर आपको ज्यादा खांसी हो रही है या चेस्ट टाइट हो जाती है आपकी, ये आम तौर पर ये एस्थमा के सारे सिम्टम्स हैं, राइट, तो आपको देना है एस्थमा केयर कैप्सूल्स। प्रिवेंट करता है एस्थमा अटैक्स होने से और नॉर्मल लंग फंक्शन बनाकर रखता है। तो आमतौर पे एस्थमा के मरीज क्या करते हैं, एक साधन यूज करते हैं, राइट, क्या है उसका नाम बताइए। आप जो भी नाम से उसको जानते हैं, जरूरी नहीं कि आपको उसका टेक्निकल नाम या क्लिनिकल नाम पता होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड जितेंद्र जी। यस, एक साधन यूज करते हैं जिससे अटैक जब आता है तब वो उसको सांस के अंदर लेते हैं। वेरी गुड, पंप। यस, उसको हम क्लिनिकल इनहेलर, एब्सोल्युटली इनहेलर या पंप, उसको क्लिनिकल भाषा में नेबुलाइजर कहा जाता है, राइट। सो नेबुलाइजर भी उसका एक नाम है। तो ये क्यों एजुकेट कर रही हूं मैं आपको कि अगर आपके फैमिली में किसी को है, आपको खुद को है, हाँ बिल्कुल कैप्सूल लेते हैं पर वो पंप के थ्रू लेते हैं, एब्सोल्युटली राइट। वो इनहेलर के थ्रू, वो कैप्सूल के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो जाते हैं सांस के अंदर। ये जो गोली है, ये मैं आपको क्यों पूछ रही हूँ वो भी आपको अब समझेगा। ये गोली को सेवन करना है, ओके, गलती से भी इसको कोई भी पंप पंप में नहीं डालना है। लेट मी टेल यू, ये मेरी जिम्मेदारी है इसलिए बता रही हूँ, ओके, ये जिम्मेदारी है मेरी आपको बताना कि ये कैसे कंज्यूम करना है। तो आगे अभी बता रही हूँ मैं आपको ये कैसे इसको कंज्यूम करना है, पर ये कैसे काम करेगा ये बताना जरूरी है आपको। आपकी जितनी भी आपकी जो सांस की नली है, आपकी जो ब्रीदिंग पैसेजेस है, एयरवेज है, उसको रिलैक्स करता है। तो याद करिए वो फोटो जो मैंने आपको अभी दिखाया था जहां पर वो मसल्स टाइट हो गए थे, मसल्स टाइट हो गए थे, राइट, तो वो मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करेगा। तो अगर मसल्स ढीले हो जाएंगे तो आपके एयरवेज भी खुल जाएंगे, क्लियर, राइट। कैसे कंज्यूम करना है इसको ये देख लीजिए। एक कैप्सूल पानी के साथ निगलना है। ये आपके एलोपैथी वाली मेडिसिन की तरह आपको पंप में डाल के नहीं लेना है, आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, ओके। ये आपको पानी के साथ निगलना है बिकॉज ये हर्ब्स है इसके अंदर। तो एक कैप्सूल पानी के साथ निगलना है नाश्ता करने के आधा घंटा पहले और रात का खाना खाने के आधे घंटे बाद। सॉरी, नॉट नॉट पहले, गलती से बोला मैंने, नाश्ता करने के आधे घंटे बाद और रात का खाना खाने के आधे घंटे के बाद, क्लियर। एक कैप्सूल पानी के साथ निगलना है नाश्ता करने के आधे घंटे बाद और डिनर करने के आधे घंटे के बाद, क्लियर। जस्ट गिव मी अ थम्स अप इन द रिएक्शंस। यस, सुपर सुपर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट। एंड अब हर एक इंग्रेडिएंट को देखते हैं हम कि क्या काम करता है। कि जैसे अभी मैंने आपको बता तो दिया कि अस्थमा के सिम्टम्स कम करेगा, पैसेजेस ब्रीदिंग पैसेज को खोलेगा और अस्थमा अटैक से बचाएगा। पर क्यों क्यों हम ये बोल रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर जो दारू हल्दी है, सबसे पहला इंग्रेडिएंट, वो जड़ को ही खत्म कर देता है। अस्थमा का जड़ क्या है, इन्फ्लेमेशन, राइट। तो आपके बॉडी में जो साइटोकिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कीमोकिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको कम कर देता है। और जो ब्रोंकियल सेल्स है उसको, उसका इन्फ्लेमेशन कम कर देता है। तो जब इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, जब इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा तो मसल टाइटनेस भी कम हो जाएगा, तो मसल्स लूज हो जाएंगे। मसल्स लूज हो जाएंगे तो पैसेज, एयर पैसेज भी खुल जाएगा, और एयर पैसेज खुलेगा तो सांस लेने में आसानी होगी। क्लियर एवरीबडी,
सिंपल प्रोसेस है ये, सिंपल, एकदम सरल शब्दों में समझा रही हूँ आपको, राइट। वासक, वासक इज द मेन इंग्रेडिएंट हियर, एंड इसके अंदर एक कंपाउंड है जिसको कहते हैं वैसिसिन। ओके, वैसिसिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है अदुल्सा या वासक के अंदर, जो कि एक एक्सपेक्टोरेंट है। अब ये तीसरा प्रॉब्लम जो हमने देखा था, याद है, ब्रोंकोस्पैज्म, इन्फ्लेमेशन तो ठीक हो गया आपका, पर ये जो बलगम जम रहा है, और बलगम के कारण कारण और वो ब्लॉक कर रहा है एयरवेज को, उसको निकालेगा। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है वो चीज जो बलगम निकालता है, बलगम को लूज करता है और बॉडी से बाहर निकालता है थ्रू स्पिट, यानी स्प्यूटम, यानी कि जो आप थूकते हैं, राइट, सो उससे निकाल देता है। क्लियर, क्लियर। हम्म। एंड ये ब्रोंको डायलेटर भी है, यानी कि ब्रोंकियल या एयरवेज को खोल देता है। डायलेटर यानी ढीला कर देना, कॉन्स्ट्रिक्टर यानी सिकुड़ना, डायलेटर यानी खोल देना। तो जब आपके एयरवेज खुल जाएंगे, आपका बलगम भी निकल जाएगा एक्सपेक्टोरेंट एबिलिटी की वजह से, तो वासक इस प्रकार से आपके एस्थमा में सहायक बन सकता है, और ये इन्फ्लेमेशन भी कम करता है, सांस लेने में सहूलियत करता है। तुलसी, तुलसी का मेन रोल क्या है यहाँ पर? कफ और वात के बीच में जो इम्बैलेंस हो जाता है, एस्थमा का मेन कारण ये होता है आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो कफ और वात को बैलेंस करके तुलसी आपको एस्थमा में रिलीफ देता है। त्रिकटु, त्रिकटु तीन चीजों से बनता है। त्रिफला तो आप जानते हैं, राइट, पर त्रिकटु शायद आप नहीं जानते। अदरक, काली मिर्च और पिपली, ये तीन चीजों का संगम होता है, उसको कहते हैं त्रिकटु, राइट। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री हर्ब्स जो कि कफ दोष कम कर देता है। ओके, कफ दोष क्या करता है? चिकनापन लाता है। तो आपका बलगम क्या है? बिकॉज आपका बॉडी में कफ दोष बढ़ा हुआ है, वो कंट्रोल करता है और आपके बलगम को निकाल फेंकता है थूक के थ्रू, राइट। क्लियर। कंटकारी, कंटकारी एक कांटे वाला प्लांट होता है, जो कि अब ये जो एलर्जी या छींक आना, ये जो अटैक्स आना, ये सब क्यों होता है पता है? हिस्टामीन्स के कारण। आपकी बॉडी में कुछ हिस्टामीन्स पैदा होते हैं, हम ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे, मैं आपको सिंपल सब शब्दों में समझा रही हूँ। एक ऐसा केमिकल जो पैदा होता है बॉडी के अंदर, जो कि एस्थमा को ट्रिगर करता है। तो याद है, मैं आपको ट्रिगर्स जब समझा रही थी तब मैंने डस्ट एलर्जी भी बताया था आपको, करेक्ट? या पेट, पेट के बालों की वजह से भी होता है, राइट। या फिर आप जब कोई फूल सूंघते हैं या गार्डनिंग कर रहे हैं, तब आपको अस्थमा अटैक होता है। वो इसलिए होता है बिकॉज आपकी बॉडी में हिस्टामीन्स पैदा होते हैं। सो कंटकारी जब आप इस गोली में लोगे, इस गोली के माध्यम से जब आप कंटकारी लेते हैं, तो वो एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी अपना निभाता है, यानी कि हिस्टामीन्स कम कर देता है और आपको अटैक से बचाता है और सांस लेने में सहूलियत करता है। भरंग मूल म्यूकस को पतला कर देता है, तो जो जमा हुआ बलगम है वो निकाल देता है, और ब्रोंकोडाइलेटर और एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। ब्रोंकोडाइलेटर यानी कि पैसेजेस खोलना, और एंटीहिस्टामिनिक मतलब एलर्जी नहीं होने देता है। श्वास कुठर रस एक फॉर्मुलेशन है जो कि बलगम कम करता है और रेस्पिरेटरी डिजीजेस से आपको बचाता है। तो ये गोली ना ही सिर्फ अस्थमा के लोग, बल्कि जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है नॉर्मल, जिनको ब्रोंकाइटिस है, जिनको सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ओके, सीओपीडी है, या जिनको ये कोविड के बाद के सिम्टम्स भी है, कोविड-19 को, कोरोना के भी सिम्टम्स है जिनको, उनको भी आप दे सकते हैं। क्लियर, क्लियर एवरीबॉडी। सो या पहले कोरोना हुआ है, अभी भी थोड़ा सा, मतलब जब कोरोना काल था तब हुआ था किसी को, और अभी भी थोड़ा सा बार बार सर्दी जुकाम होना, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो भी आप ये दे सकते हैं। 1 महीना चलाइए और बंद कर दीजिए। पर जिनको एस्थमा है उनको ये 3 महीना लगातार लेना है। क्लियर, वंडरफुल। तो वही है इसका डोजेज, नाश्ते के बाद और डिनर के बाद। क्लियर, पानी के साथ निगलने वाली गोली है ये, ओके। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जा रही हूँ अब, और वो है एस्थमा केयर ड्रॉप्स। अब बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं कि मैम कैप्सूल्स लिया तो क्या एस्थमा ड्रॉप्स लेने की जरूरत है? मैं आपको सिंपल शब्दों में यहाँ पे कहना चाहूंगी, अगर
अगर किसी पेशेंट का एस्थमा बहुत ज्यादा सीवियर है तो दोनों दीजिए, ठीक है। अगर किसी पेशेंट का एस्थमा बहुत लंबे समय से है, ठीक नहीं हो रहा है, पंप लेकर भी ठीक नहीं हो रहा है, अटैक्स आ रहे हैं, तो दोनों दीजिए, ठीक है। अगर किसी का एस्थमा सिर्फ नॉर्मल है, कभी कभार अटैक आता है, तो सिर्फ एस्थमा केयर कैप्सूल्स लगातार 3 महीने तक के दीजिए। सिंपल, समझ में आया? यस नो लिखिए चैट बॉक्स में। यस, लवली। आप दोनों तभी देंगे जब दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, तो एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर आप दोनों इंट्रोड्यूस करेंगे। पर अगर नॉर्मल एस्थमा है, कभी कभार अटैक आता है, पर सिर्फ मेंटेन करना है, तो सिर्फ एस्थमा केयर कैप्सूल्स दीजिए। क्लियर? ओके, चलिए, इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत ज्यादा नहीं, बट कुछ कुछ हर्ब्स सिमिलर है, जैसे कि तुलसी, कंटकारी और वासक और अदरक, जो त्रिकटु में था, राइट। पर हम यहाँ पर देख लेते हैं ये बाकी के जो है, मुलेठी और दालचीनी, राइट, और इनके हम फायदे देख लेते हैं। तो बेसिकली एस्थमा केयर ड्रॉप्स एस्थमा अटैक प्रिवेंट करता है, नॉर्मल लंग फंक्शन प्रमोट करता है, यानी कि आपके लंग्स को नॉर्मली काम करने में सहायक बनता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, तो बार बार सर्दी जुकाम खांसी आना रोकता है, ठीक है। आपके एयरवेज को या ब्रीदिंग पैसेज के मसल्स को रिलैक्स करता है, बिकॉज इसके अंदर क्या है, बिल्कुल इसके अंदर वासक है इसके लिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ एस्थमा अटैक्स रोकता है, राइट। सो अभी मान लो किसी को हर हफ्ते किसी को अटैक हो रहा था, तो वो कम कर देता है, महीने में एक बार होगा, और धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। और वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस, ये सब कम कर देता है। क्लियर? यस। मुलेठी, जो इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट है, तुलसी, कंटकारी और वासक का आपने देख लिया फायदा। अब मुलेठी, सिनेमन और जिंजर का देखते हैं फायदा। मुलेठी क्या करता है? एलर्जिक एस्थमा को कम करता है। तो जो पेट के बाल से, जानवरों के बाल से होता है, या डस्ट के कारण, धूल मिट्टी के कारण होता है एस्थमा, या फूल सूंघने के कारण होता है, तो उसकी वजह से, या वो जो दीवार में सीलन का मैंने आपको बताया, वो सीलन के फंगल स्पोर्स के कारण एस्थमा ट्रिगर हुआ है, तो मुलेठी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है यहाँ पर, राइट। ये एयरवेज को खोल देता है, तो कंस्ट्रिक्शन को, यानी कि सिकुड़ना, एयरवे सिकुड़ना, उसको बंद कर देता है, राइट। सो मतलब एयरवेज को खोल देता है। सिनेमन यानी दालचीनी, बलगम निकालने में, फ्लेम यानी कि म्यूकस, ओके। सो जो बलगम होता है उसको निकालने में मदद करता है और एयरवेज को खोल देता है। एंड जिंजर अगेन सेम चीज करता है, ब्रोंको डायलेशन, यानी कि जो एयरवेज है आपके, जो सांस लेने की नली है, उसको खोल देता है, उसको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होने देता, डायलेट कर देता है, ठीक है। और थिक म्यूकस को पतला करके निकालने में मदद करता है। याद है, इसीलिए जब सर्दी जुकाम होता है तो नानी दादी यहाँ देती थी, अदरक की गोली खाने के लिए देती थी, या खांसी होती थी तभी भी अदरक की गोली हम खाते हैं, राइट। और इसीलिए ये सांस लेने में सहूलियत कर देता है। क्लियर? कैसे कंज्यूम करना है इसको? दिन में 2 बार लेना है इसको, 10 ड्रॉप 1 ग्लास पानी में, दिन में 2 बार खाली पेट, यानी कि आप नाश्ते के पहले भी दे सकते हैं, डिनर के पहले भी दे सकते हैं, मतलब दिन में 2 बार देना है, कोई भी 2 टाइम पे। लंच और डिनर के पहले दे दीजिए, या लंच और ब्रेकफास्ट के पहले दे दीजिए, या ब्रेकफास्ट और डिनर के पहले दे दीजिए, ऐसा कोई सेट टाइम नहीं है इसका, ठीक है। तो एम्प्टी स्टमक पर देना है, 1 ग्लास पानी में 10 बूंद डालकर देना है पेशेंट को। क्लियर? और ये कब देना है? जब ज्यादा सीवियर एस्थमा है, या बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एस्थमा अटैक्स की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, शायद इसके बिना कोई भी बीमारी का जो भी मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ वो इनकम्प्लीट रहेगा, और वो आपने गेस कर ही लिया होगा, वो है करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स। एस्थमा में आंख बंद करके दीजिए करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स, बिकॉज करक्यूमिन एक एंटीऑक्सीडेंट है। आप अभी मुझे बताइए, क्या मेन रीजन क्या था एस्थमा के पीछे? ट्रिगर्स को छोड़ दीजिए, पर वो ट्रिगर्स भी क्यों हो रहे हैं बॉडी के अंदर? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, राइट। सो इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ एस्थमा। तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आप दे रहे हैं करक्यूमिन सुपर एडवांस, जिसके अंदर है करक्यूमिन एंड पाइपरिन। टर्मरिक के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है उसको करक्यूमिन कहते हैं, और काली मिर्च के अंदर जो एक
तत्व पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, उसको पाइपरिन कहते हैं। ओके, कर्क्यूमिन एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है, तो इन्फ्लेमेशन कम करता है और ये सिस्टमिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है, यानी कि आपके सिस्टम में जितना भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम करता है। तो जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा तो फ्री रेडिकल डैमेज नहीं होगा, और फ्री रेडिकल डैमेज नहीं होगा तो इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगा। क्लियर? और ये एक रिसर्च में पाया गया है, अभी लेटेस्ट रिसर्च में, कि जब आप कर्क्यूमिन वाले सप्लीमेंट्स लेते हैं तो एलर्जीज और अस्थमा दोनों से के सिम्टम्स से आप बच पाते हैं, राइट। और ये भी रिसर्चर्स ने साबित किया हुआ है कि एयरवे जो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, जो ब्लॉक हो गया है, सांस की नली में जो ब्लॉकेजेस आए हैं, राइट, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको भी ये रिलीव करता है कर्क्यूमिन, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को ठीक कर देता है। क्लियर एवरीबॉडी? एलर्जीज कम करता है एंड हिस्टामिन रिलीज नहीं होने देता। तो जो मैंने आपको कहा कि एलर्जीज होती है, तो कर्क्यूमिन एलर्जीज के लिए भी काम करता है। क्लियर? और पाइपरिन क्या करता है? ये जो दूसरा तत्व है पाइपरिन, कर्क्यूमिन के अब्जॉर्प्शन को 2000 गुना बढ़ा देता है, 2000 टाइम्स अब्सॉर्ब होता है कर्क्यूमिन, पाइपरिन जब उसके साथ होता है तब। काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट। क्लियर? तो अगर आप सिर्फ कर्क्यूमिन ले रहे हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, इसीलिए मैं एडवांस देती हूँ, सुपर एडवांस देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर दोनों है, कर्क्यूमिन भी है, पाइपरिन भी है। क्लियर? चलिए, एक टैबलेट लेना है पानी के साथ लंच करने के बाद एवरी डे, दिन में एक काफी है, बिकॉज इसके अंदर है 500 मिलीग्राम्स ऑफ कर्क्यूमिन एंड 25 मिलीग्राम्स ऑफ पाइपरिन। कैसे लेना है? पानी के साथ एक टैबलेट को निगलना है, लंच करने के आधे घंटे बाद दे सकते हैं आप। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नाउ वी कम टू वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऐड किया है मैंने, और वो है ये प्रोडक्ट, माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे। तो ये आप एडिशनल तौर पे ले सकते हैं, क्या एक्स्ट्रा तौर पे आप एक सेफ्टी के तौर पे आप रख सकते हैं। अगर कभी भी खांसी जुकाम हुआ, एस्थमेटिक पेशेंट्स की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या है? कपूर है, हनी, कैम्फर यानी कपूर, हनी यानी शहद, पुदीना है, थाइमॉल एक तत्व होता है, तुलसी, मुलेठी, काली मिर्च, पिपली, सूंठ, और सूंठ यानी कि अदरक सूखा हुआ, टर्मरिक यानी हल्दी, आंवला, क्लव यानी लौंग, वासक यानी कि जो अभी आपने देखा, और नींबू, राइट। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है। जब भी आपको सूखी खांसी हो रही है, गीली खांसी हो रही है, एलर्जिक खांसी हो रही है, गला खराब है, सोर थ्रोट है, टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है किसी को, राइट, गले में दर्द हो रहा है, या ब्रोंकाइटिस है, कोविड के सिम्टम्स है, ओमिक्रॉन के सिम्टम्स है, बुखार आ रहा है, ये आप दे सकते हैं, हर एक को दे सकते हैं। या फिर अगर आपको अस्थमा है तो भी आप ये ले सकते हैं। क्लियर? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को साफ कर देता है, क्लियर कर देता है। कैसे कंज्यूम करना है आ रही हूं उसके ऊपर, ठीक है। एलर्जिक कफ, ब्रोंकाइटिस एंड अगर गले में खराश है तो गला बैठ जाता है, उसके लिए भी आप दे सकते हैं। अचानक से होने वाले अस्थमा अटैक्स को कम कर देता है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा कैसे कंज्यूम करना है। इसके एक्चुअली एक मुख्य तरीका है इसको लेने का, पर एक और तरीका है वो भी बताऊंगी। तो जो मुख्य तरीका है वो क्या है? आपको मुंह खोलना है, और ये स्प्रे बॉटल है, ये स्प्रे बॉटल है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसका टिप देखिए, ये स्प्रे बॉटल है। आपको इसको मुंह के अंदर स्प्रे करना है, और दिन में 2 या 3 बार ये करना है अगर आपको अस्थमा है तो। इवन इफ अगर आपको सर्दी जुकाम वगैरह भी है, आप एस्थमेटिक नहीं है पर ये जुकाम वगैरह ज्यादा होता है, तो भी आप इसको 2 बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिन में 2 बार, 2 पंप्स डालिए। कितने पंप्स? एक बार नहीं, 2 पंप्स डालिए। एक बार स्प्रे किया, दूसरी बार स्प्रे किया, बस। ज्यादा से ज्यादा 3 बार। क्लियर? अब ये दूसरा तरीका क्या है? तो ये पर्सनल लेवल पे बोल रही हूँ मैं इस तरह से भी इसको यूज करती हूँ। तो अगर टिश्यू पेपर है या रुमाल है, नाक बंद हो जाता है किसी दिन, तो रुमाल के ऊपर भी आप इसको स्प्रे करके इसको सूंघ सकते हैं, राइट। सो माउथ के अंदर भी स्प्रे कर सकते हैं, और एक स्प्रे आप इसको हैंडकरचीफ पे भी या टिश्यू पेपर पे भी स्प्रे करके इसको इनहेल कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है एयरवेज खोलने का। क्लियर एवरीबॉडी?
Give me a thumbs up. Right, and take a screenshot of this. Lovely. चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट और लास्ट प्रोडक्ट है, ये एक सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, यानी कि एक सपोर्टिंग प्रोडक्ट है, और वो है ग्रीन टी टैबलेट। ग्रीन टी टैबलेट्स इसलिए इंक्लूड किया है मैंने क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी अस्थमा के पेशेंट्स को काम आते हैं। कैमेलिया सिनेंसिस यानी ग्रीन टी, ग्रेप्स, दालचीनी, तुलसी, नींबू, अदरक, काली मिर्च और काला नमक, ये सारे इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये घोलने वाली टैबलेट है, ओके, निगलने वाली टैबलेट नहीं है, ये टैबलेट के रूप में मिलती है। देखिए यहाँ पर जितने लोग नए जुड़े हैं वो शायद नहीं जानते होंगे, टैबलेट के रूप में है पर निगलना नहीं है। मैं बताऊंगी आपको कैसे कंज्यूम करना है। सो ग्रीन टी क्या करता है, सबसे पहले क्यों इंक्लूड किया मैंने यहाँ पर इसको, बिकॉज ये अस्थमा के सिम्टम्स को रिलीव कर देता है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है EGCG नाम का, जो कि लंग्स में इन्फ्लेमेशन कम कर देता है। और जब एक स्टडी में ये पाया गया था कि 1000 लोगों में से, 1000 लोगों से भी ज्यादा थे उस स्टडी के अंदर, उसमें ये पाया गया था कि जिन्होंने दिन में 2 कप कम से कम ग्रीन टी पिया है, उनको उनके लंग्स का फंक्शन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया उनके मुकाबले जिन्होंने नहीं पिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये किसके कारण हुआ है, ये ग्रीन टी के कारण हुआ है। 1000 लोगों में से आप डिवाइड करो, 500 को आप ग्रीन टी दो, 500 को आप ग्रीन टी नहीं दो, तो जिन्होंने नहीं पी उनका लंग्स बराबर से काम नहीं कर रहा था, अस्थमा वाले लोग, ओके। पर जिनको ग्रीन टी दी गई दिन में 2 कप, उनके केस में अस्थमा में काफी सुधार आया और लंग्स का फंक्शन भी इंप्रूव हो गया, सांस लेने में बहुत अच्छे से काम किया इसने, राइट। और इसके अंदर जो कैफीन है वो एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, आपके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है और आपको सांस लेने में मदद करता है। और कैफीन जो काम करता है ना, वो सेम चीज अस्थमा के अंदर एक एलोपैथिक कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं थियोफाइलिन, ओके। थियोफाइलिन जैसा काम करता है, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट ड्रग, ओके। क्लियर? कैसे कंज्यूम करना है इसके ऊपर आ रही हूं अभी। ये निगलने वाली गोली नहीं है, हालांकि ये टैबलेट है, फिर भी ये घोलने वाली गोली है, ठीक है। डिसॉल्वेबल टैबलेट है ये। तो 1 टैबलेट, एक टैबलेट आपको 1 कप गर्म पानी में डिसॉल्व करना है, गर्म पानी में, ठीक है। कंज्यूम करिए इसको 2 बार, मिक्स करके इसको 2 बार कंज्यूम करिए दिन में। सो आप एक सुबह कंज्यूम कर सकते हैं, एक शाम को कंज्यूम कर सकते हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है, 2 मील्स के बीच में भी ले सकते हैं आप इसको। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आ रही हूँ, जो कि है लाइफस्टाइल चेंजेस, राइट। तो कौन रिकैप करना चाहेगा चैट बॉक्स में? चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। शांति जी इज ऑलवेज फर्स्ट, वेरी गुड। एस्थमा केयर कैप्सूल्स, एस्थमा केयर ड्रॉप्स, करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स, माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे एंड ग्रीन टी टैबलेट्स, वंडरफुल। हैंकी पे भी स्प्रे कर सकते हैं, माउथ स्प्रे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुपर। लिखिए चैट बॉक्स में, लिखिए अगर आप इसको रिकैप करना चाहते हैं, और किसी के लिए नहीं, अपने लिए करिए ताकि आपको याद रहे। क्लियर? ओके, अब मैं जिस सेगमेंट में जा रही हूँ वो एक छोटा सा एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा, आपने किया भी होगा, डेफिनेटली ये कोई नई चीज नहीं है, बट बहुत लोगों के लिए शायद नया होगा। तो बेसिकली कुछ ऐसे लाइफस्टाइल टिप्स जो कि आप अपना सकते हैं, जिससे आप अपने दमे का रोग या अस्थमा का रोग कम कर सकते हैं, राइट, कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहली चीज है स्ट्रेस रिलीफ। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज तनाव के कारण भी अस्थमा ट्रिगर होता है, बिकॉज ये इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है बॉडी के अंदर, तनाव, ओके। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, योगा है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, राइट, जर्नलिंग है, वगैरह वगैरह। एक्सरसाइज इज ऑल्सो गुड फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिल्कुल। सो एंजॉय अ फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल। अच्छी चीजें खाइए जिससे इन्फ्लेमेशन ना बढ़े बॉडी के अंदर। तो अगर आपके डाइट में तली हुई चीजें, रेड मीट या शुगर वाली चीजें ज्यादा है, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा है, रिफाइंड फूड ज्यादा है, तो आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और फिर आपको इन्फ्लेमेशन के कारण होने वाली बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जिसमें से अस्थमा एक है,
क्लियर? स्मोक फ्री, अगर आप खुद स्मोकिंग करते प्लीज ट्राई टू क्विट इट, ओके? अगर आप खुद स्मोकिंग नहीं करते पर आपके घर में कोई स्मोक करता है तो प्लीज मेक श्योर कि उन्होंने यू नो वन वन सच वे इज स्मोकिंग के बाद उन्होंने गागल किया हुआ है। आप चाहे तो पुदीने के पानी से उनको कुगला करने को कह सकते हैं, तुलसी के पानी या माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? सो अगर वो कोई स्मोकर है आपके घर में तो वो माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर स्मोकिंग, जिससे धुआं ना आए बाहर, मतलब बात करने के टाइम पर भी इट कैन हैपन, राइट? राइट, ओके, ये कुछ टिप्स दे रही हूं मैं। या एंड नाउ वी कम टू प्राणायाम, राइट? सो एक दो हाँ सॉरी, योगा। कुछ ऐसे पोस्चर्स है योगा के अंदर, तो जो जब मैं ट्रेनिंग करती थी लोगों की, तब मैं ये एस्थमेटिक पेशेंट्स के साथ बहुत डील करती थी, तो उनको जब मैं ये पोस्चर्स देती थी करने के लिए तो उनके एस्थमा में काफी फर्क पड़ा है, ओके? तो आप ये देखिए, इजी पोज यानी सुखासन में बैठकर आप, अगर आप टीवी भी देख रहे हैं ना, आप इस पोस्चर में बैठेंगे ना, आपको काफी रिलीफ मिलेगा लंग्स को, बिकॉज आपके एयरवेज भी ओपन अप हो जाते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, हमारे शोल्डर्स इस तरह रखते हैं, हम कैसे भी बैठते हैं, राइट? तो इसके कारण भी लंग्स के ऊपर, ब्रीदिंग के ऊपर असर होता है। क्लियर? बटरफ्लाई पोज, इससे भी आपके एयरवेज, बिकॉज आपका रिब केज ओपन हो जाता है इसमें। ब्रिज पोज यानी सेतु बंधासन, ब्रिज पोज में भी आप देखिए रिब केज ओपन होता है आपका। कोबरा पोज यानी भुजंग आसन में भी आपका एयरवेज ओपन होते हैं, बिकॉज अब जब आप सांस लेकर ऊपर जाते हैं ये पोस्चर में, तब आपके एयरवेज ओपन होते हैं। एंड लास्टली, आप जब योगा करते हैं तो उसके एंड में हमेशा शवासन करें, एंड में, ओके? हाँ, कुछ लोग सिर्फ शवासन को योगा कहते हैं, उसमें कुछ करना नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। शवासन के दौरान भी आप सांस अंदर बाहर कैसे ले रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना है आपको। क्लियर? चलिए, अब जो लास्ट बता रही हूं वो है एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ओके? दो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, एक प्राणायाम है और एक क्रिया है, ओके? ये मैं आपको क्यों एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, ताकि आप अपने लेवल पर इसको मैनेज कर सके, ओके? नाड़ी शोधन, किसने ये नाम सुना है, या अनुलोम विलोम भी कहा जाता है इसको, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम, राइट? अनुलोम विलोम करने से आप, अनुलोम विलोम इज कॉल्ड ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, ओके? सो एक नाड़ी, इसको नाड़ी कहते हैं नॉस्ट्रल को, एक नासिका भी आप इसको कह सकते हैं। सो एक नासिका को आपको बंद करके जो दूसरी खुली हुई है उससे सांस अंदर लेनी है, राइट? और फिर जो खुली हुई नासिका है उसको बंद करके जो बंद थी उसको खोलकर सांस बाहर लेनी है। क्लियर? सिंपल, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड, ये आप करिए, ठीक है? राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करनी है आपको, ठीक है? और फिर राइट से सांस लेनी है और फिर लेफ्ट बंद करके, हाँ ऑल्टरनेट वाली बंद करके फिर वहां से सांस छोड़नी। क्लियर? और कपालभाति एक क्रिया है जहां पर आप सांस अंदर लेते हैं पहले, राइट? और आपका पेट अंदर आपका पेट फूला है, राइट? जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, डीप ब्रेथ ले रहे हैं आप, और फिर आप सांस बाहर करते हैं किश्तों में, हम कहते हैं इसको किश्तों में, यानी थोड़ा थोड़ा करके आप इसको सांस बाहर लेते हैं, इसको क्रिया कहते हैं, कपालभाति क्रिया कहते हैं, राइट? सो दिस इज नॉट अ प्राणायाम, दिस इज अ क्रिया, शुद्धि क्रिया है। क्लियर? सो ये, अगर ये दो एक्सरसाइजेस आप करते हैं तो आपके एस्थमा में काफी रिलीफ मिलता है आपको। क्लियर? पर अगर एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, अगर आपको बहुत सीवियर कंडीशन है, अगर आपको कोई हार्ट की बीमारी है, तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग दीज प्राणायाम, ओके? स्पेशली कपालभाति करने के पहले। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। या अगर आपको हाई बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम है, कपालभाति और नाड़ी शोधन करने से पहले एक बार कंसल्ट करिए, ओके? चलिए, उसी के साथ हाँ ये कहना चाहूंगी कि एस्थमा अब तक आपको कंट्रोल करता आया है, राइट? पर अब इसको कंट्रोल करने नहीं देना है, आपको उसको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल कैसे करेंगे? ये 4-5 प्रोडक्ट जो मैंने आपको दिखाए वो स्टार्ट करिए। आप देखिए 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा।
क्लियर। और हाँ, साथ ही साथ दवाइयां नहीं छोड़नी है, दवाइयां अपना काम करेगी, वो नेबुलाइजर अपना काम करेगा, जब भी आपको ऐसा लगता है तो आप प्लीज लीजिए। पर आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, वो यूज करने की आपको नौबत ही नहीं आएगी। क्लियर। हमारे पास काफी ऐसे लोग हैं जो आकर बोलते कि मैम अस्थमा एक्चुअली ठीक हो गया मेरा, राइट। विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू, एंड yeah, now I can take your questions. Yes, Rahul, you're right. Right is Surya Nadi and left is Chandra Nadi. Very good. Superb. Thank you so much, everyone. आप इतना प्यार दे रहे हैं चैट बॉक्स में. थैंक यू. लवली. चलिए, अब क्वेश्चंस लेने का समय आ गया है. मेडिकेशंस के साथ इन सभी सप्लीमेंट्स को ले सकते हैं, बिल्कुल, बिकॉज एलोपैथी चाहे होम्योपैथी, वॉट एवर यू आर डूइंग, अगर आप एलोपैथी कर रहे हैं या होम्योपैथी कर रहे हैं, उसका कोई कनेक्शन नहीं है आयुर्वेद के साथ. मतलब वो दोनों पैरेलली चलते रहेंगे, ना कोई रिएक्शन होगा, ना कोई प्रॉब्लम होगा. आप दोनों एक साथ ले सकते हैं. एक साथ लेने का ये फायदा होगा अजय सर कि जल्दी रिकवरी होगी आपकी, राइट. तो मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी कोई क्रॉनिक डिजीज है तो प्लीज दवाइयां अपने आप से बंद ना करें. अगर आप डॉक्टर को दिखाने गए हैं, और मतलब जो एवरी मंथ के फॉलोअप्स होते हैं, और डॉक्टर ने आपको बोला है कि अब आपको ये दवाई कम करने की जरूरत है, वो आपकी पहली जीत है, वो आपकी पहली जीत है, राइट. सो अगर आपने सॉरी अगर आपने गोली लिया है, गोली ली है अस्थमा की, या आप नेबुलाइजर यूज करते हैं, या जो भी आप ले रहे हैं, राइट, और अगर उसका डोजेज कम हो गया है, बिकॉज आप ये सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, दैट मीन्स आपने आधा काम कर चुके हैं आप. सो जब आपको डॉक्टर कहते हैं कि अब मैं ये दवाइयां बंद कर रहा हूं, वो आपकी पूरी जीत हो गई, राइट. सो आपने उस पर कंट्रोल पा लिया है. क्लियर. ओके, सीताराम सर, स्क्रीनशॉट नहीं लिया, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग कल मिल जाएगा, उस पर पॉज कर दीजिएगा यूट्यूब पर, जहां पर आप अटक गए थे, जहां पे आपने नहीं लिया है, जहां पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है, उस पर पॉज करके ले लीजिए, सिंपल है, राइट. थैंक यू सो मच उदयनाथ सर, थैंक यू सो मच संजीव सर. ओके, नीलमणि जी कह रही है 1 पर्सन को लंग सिकुड़ गए थे और एस्थमा केयर कैप्सूल से बहुत आराम है. वंडरफुल. देखिए, टेस्टिमनीज आपको यहीं पर मैं सुनाकर बता सकती हूँ. ओके, जिनको ज्यादा लंबे समय से जुकाम बना हुआ है, क्या उसे ये सब दे सकते हैं? बिल्कुल, पर माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे जरूर दीजिए आप उनको. ठीक है राहुल. एस्थमा केयर नॉर्मल वाटर में लेना है या गर्म पानी में लेना है? आप देखिए, एस्थमा केयर ड्रॉप्स अगर बहुत सीवियर है तो इसको वार्म वाटर में भी दे सकते हैं, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू. बट जरा भी इसको ठंडे पानी में नहीं देना है, ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं. नॉर्मल दे चाहे वार्म दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये काम खराब कर देगा ठंडा पानी. ओके, ओमेगा फिश ऑयल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल. ब्रोंकाइटिस है, हाँ, तो देव जी आप दे लीजिए ना ये प्रॉब्लम, सॉरी, ये प्रोडक्ट्स लीजिए ना आप, हाँ, हेल्प करेगा आपको. ओके, मैं वीडियो सेंड नहीं करूंगी. जितने लोग लिख आई थिंक 1-2 लोग लिख रहे हैं कि वीडियो सेंड करिए. वीडियो सेंड नहीं होता है, वीडियो का रिकॉर्डिंग आपको मिलता है यूट्यूब चैनल पे. तो अगर किसी को यूट्यूब चैनल का लिंक चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पे टेक्स्ट कर दीजिए, यूट्यूब लिंक करके आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी. ठीक है. ओके, कैन यू ऐड गिलोय? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये 4 मेन प्रोडक्ट्स बताए पटेल सर. अगर आपको एडिशनली कुछ ऐड करना है, आप गिलोय भी ऐड कर सकते हैं, आप 16 बेरीज भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाइट को स्लीप को, सर्वेश्वर जी आपका सवाल नहीं समझ में आ रहा है मुझे. ओके, तुलसी करक्यूमिन ड्रॉप्स दे सकते हैं. अभिमन्यु सर, तुलसी करक्यूमिन ड्रॉप्स दे सकते हैं हम, बट एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि तुलसी करक्यूमिन में पाइपरिन नहीं मिलेगा आपको, जो करक्यूमिन का अब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा. तो उसके अंदर फिर एक चुटकी भर आप पेपर पाउडर डालिए, यानी काली मिर्च का पाउडर एक चुटकी भर डालिए, वो एक गिलास पानी में, जिसमें आप तुलसी करक्यूमिन डालने वाले. क्लियर. जस्ट राइट ओके, अगर आपको ये समझ में आया है. ओके,
ओके, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं लिखना है आपको यूट्यूब लिंक के लिए। आपको मैं अपना नंबर दे रही हूँ, प्लीज उसके ऊपर आप मुझे मैसेज करिए, तो मैं आपको कल तक इसका लिंक भेज दूंगी। आ, ये देखिए, ये मेरा नंबर है, इसको सेव कर लीजिए प्लीज। इसको सेव कर लीजिए। मेरा नाम आपको यहाँ पे मेरे वीडियो के नीचे दिख रहा है, मेरा नाम लिखा हुआ है, सेव कर दीजिए, ठीक है। विजय सर, एकदम सिंपल वे में बोला है मैंने आपको, एक कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद, एक कैप्सूल डिनर के बाद, एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार टोटल। दिन में दो दो बार भी ऐसा नहीं लेना है, एक ब्रेकफास्ट के बाद, एक डिनर के बाद, एकदम सिंपल है। ओके, नेक्स्ट ट्रेनिंग मैम नेक्स्ट मंडे होगी। गीता मैम, आपने ये सवाल किया है, नेक्स्ट मंडे होगी। ओके, कफ नहीं जा रहा है किसी का तो ऑल्सो गिव तुलसी कफ सिरप। अगर कफ की प्रॉब्लम है तो तुलसी कफ सिरप दीजिए, ठीक है। नहीं, 5 साल का बेबी नहीं ले सकता अभिमन्यु सर, ये दीज प्रोडक्ट्स आर ओनली अबव द एज ऑफ 12 ईयर्स, ये 12 साल के ऊपर के लोगों के लिए है, ठीक है। 5 साल का बच्चा नहीं ले सकता है। जी, साइटिका को डेफिनेटली कवर करूंगी। राहुल सर, थैंक यू सो मच। ओके, नीतीश सर, आपका सवाल ऊपर चला गया, पता नहीं कहाँ गया, एक मिनट देख लेती हूँ मैं। हम्म, एक बार फिर से लिख देंगे सवाल, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपका सवाल पता नहीं कहीं खो गया है ऊपर। ओके, ओके, यूरिन इन्फेक्शन पे आपको एक सेशन चाहिए, ठीक है। सीने में दर्द के लिए क्या, प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर टुमारो। इन्फ्लेमेशन किस वजह से होता है? ओके विकास सर, अगर आप गलत खाना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं, पैकेज खाना खा रहे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, यानी कि बिल्कुल भी मूवमेंट या फिजिकल एक्टिविटी नहीं है आपकी जीवन शैली में, अगर आप स्मोक कर रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं, अगर आप ज्यादा कैफीन पी रहे हैं, अगर आप शुगर वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, अगर आप रेड मीट ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं यानी मटन, राइट, सो ये सब के कारण, स्ट्रेस के कारण इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, और इवन पोल्यूशन के कारण इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, तो ये सब कॉजेज है इन्फ्लेमेशन के, राइट। हम्म, और क्या रह गया किसी का क्वेश्चन? जस्ट 1 सेकेंड एंड देन वी एंड द सेशन। एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी यहाँ पर। हाँ, कितनी भी बीमारियां हो आप ये ले सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स, कोई भी किसी को भी रिएक्ट नहीं होगा ये। ओके, आई थिंक ऊपर कोई ओके, यस, गिलोय यू कैन गिव फॉर एलर्जिक पर्सन, एब्सोल्युटली। पर मैंने ये सेशन एलर्जी पे नहीं लिया है, राइट पटेल सर, सो इसलिए मैंने आज के सेशन में वो इंक्लूड नहीं किया है। पैरालिसिस पे अभी एक सेशन हुआ था, सेरेब्रल स्ट्रोक के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। राहुल सर, ये क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं कि करक्यूमिन की टैबलेट की जगह पर डायरेक्ट हल्दी घोल के पी सकते हैं, आपको मैं ये बताना चाहूंगी, और ये लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ गाइस, बिकॉज इनको ये डाउट है और बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि हल्दी तो हमारे घर में ही मिल जाती है, तो हम क्यों टैबलेट ले। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, आप कितनी हल्दी डालते हैं खाने में, या आप अगर लेंगे भी अलग से पानी में डाल के, तो कितनी हल्दी आप डाल देंगे? क्या आप एक चम्मच जितनी, 500 मिलीग्राम जितना करक्यूमिन मिलेगा आपको, 500 मिलीग्राम्स यानी कि आपको कितने टेबल स्पून टर्मरिक के खाने पड़ेंगे? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। ऊपर से जब ये इंटेस्टाइन में जाता है तो ये कुछ इस प्रकार से काम करता है कि आपका स्टमक के अंदर जो एसिड होता है वो इसको निष्क्रिय कर देता है, ठीक है। तो आधा तो गट में ही लॉस्ट हो जाता है करक्यूमिन, इसीलिए हम इसको पाइपरिन के साथ देते हैं, क्योंकि पाइपरिन के साथ ये तुरंत अब्सॉर्ब हो जाता है, ताकि ये डिस्ट्रॉय ना हो, राइट। सो
इतनी सी हल्दी पूरे दिन में, इतनी हल्दी पर पर्सन जाती होगी। जो भी आप नाश्ते में डालो, लंच में डालो, डिनर के खाने में डालो, इतनी सी हल्दी जाती होगी पूरे दिन में। इतनी सी हल्दी में आपको इतना सा भी करक्यूमिन नहीं मिलेगा, लेट मी टेल यू दैट। सो ये कोई सोल्यूशन एक्चुअली है ही नहीं, आपको उसके लिए सप्लीमेंट ही लेना पड़ता है, राइट? अगर कोई बीमारी नहीं है तो क्या ले सकते हैं? आप नॉर्मल लाइफ प्लस टैबलेट्स लीजिए। लाइफ प्लस टैबलेट से आपको मेंटेन करने में मदद मिलती है हेल्थ को। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो लाइफ प्लस टैबलेट्स लीजिए आप। व्हीट ग्रास जूस ले सकते हैं, एडवांस एस्पल्स जूस ले सकते हैं, सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन ले सकते हैं। ये सारे वर्सेटाइल प्रोडक्ट्स है, ये कोई भी ले सकता है। नीतीश सर, आपका सवाल ही नहीं दिख रहा है। ओके, 1 सेकेंड। पापा जी को, नहीं नहीं नीतीश सर, मैं अस्थमा छोड़ के कोई और सवाल नहीं ले सकती यहाँ पर आज। सो बार बार ये डालना मत, ये डालिए मत कि क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बिकॉज मैं वो नहीं दूंगी। ओके, आपने जो पूछा है वो स्किन का डिजीज है। नो, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो इसी के साथ अगले सोमवार को आपसे बात होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, आप मेरे नंबर पे मुझे कल मैसेज कर सकते हैं। तो नीतीश जी, अगर आपको स्किन डिजीज के ऊपर कुछ पूछना है तो मैंने अपना नंबर दिया हुआ है आपको, प्लीज सेव कर लीजिए उसको, और कल आप मुझे मैसेज कर दीजिए। एंड मंडे टू सैटरडे ये नंबर अवेलेबल रहेगा आपके लिए। और अगर जितना हो सके आप अगर मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ मुझे भेजेंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा प्रॉब्लम को समझकर उसके रूट कॉज को टारगेट करना, और मैं आपको प्रोडक्ट्स बता पाऊंगी, राइट? सो विद दैट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग आउट टाइम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट मंडे। टेक केयर, गुड नाइट, बाय।